हेलो एवरीवन, तो आज से हम स्टार्ट करें बायोलॉजी टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट फर्स्ट यहाँ रहने वाला है। तो सबसे पहले याद रखना कि इस टेस्ट सीरीज में हर एक पार्ट में हम 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन वही रहेंगे यार रखना जो कि मोस्ट सिलेक्टेड है और एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाला है। और इसके साथ साथ यार अगर आपने हर एक टेस्ट सीरीज के पार्ट को क्लियर किया तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि यार जितने भी जो ओल्ड पेपर है, जेट, ICAR, BHU, इनके जितने भी ओल्ड पेपर है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ यार जो भी क्वेश्चन है मोस्ट है वो भी यहाँ पर आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः पृथ्वी जालिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से बताइए। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा, तो इसमें आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन का कमेंट करना है, चाहे आपका क्वेश्चन गलत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए अंतः पृथ्वी जालिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। पोर्टर के द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, पैलेडी के द्वारा या फिर रॉबर्टसन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी यार अंतः पृथ्वी जालिका की खोज। तो इसका राइट आंसर है पोर्टर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइट आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा स्तर बनता है। ठीक है, मान लीजिए कोई फ्रूट है तो सबसे पहले कौन सा स्तर बनता है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कि सबसे पहले कौन सा स्तर बनता है। भारी बनता है, मध्य बनता है, अंतः बनता है या फिर अधोचर बनती है। जल्दी से बताइए कि मान लीजिए कोई सा फ्रूट है तो उसका सबसे पहले कौन सा स्तर बनता है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा स्तर बनता है तो ये बनता है भारी स्तर। आपको पता होगा यार कोई सा भी मान लीजिए फ्रूट है तो इसका जो यानी सबसे भारी स्तर होता है वो सबसे पहले बनता है। ठीक है, और इसे यार एपिकार्प के नाम से जाना जाता है। अगर इसके वर्ड की यूज़ करते हैं इंग्लिश में तो यार इसे इंग्लिश में बोला जाता है एपिकार्प पार्ट, मीजोकार्प, एंडोकार्प। 3 पार्ट होते हैं मुख्यतः यार किसी भी फ्रूट के। एक होता है एपिकार्प, एक होता है मीजोकार्प, एक होता है एंडोकार्प। ठीक है, तो सबसे भारी को क्या बोला जाता है, एपिकार्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा पौधा मरुद्भिद नहीं है। याद रखना, क्वेश्चन को आप सही से समझिए कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मरुद्भिद अर्थात मरुस्थल में जिसके यानी वो पाया नहीं जाता है, मरुस्थल में जिसे आसानी से ग्रो नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए, नागफनी, कैक्टस, वेलिस्नेरिया या फिर कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि नागफनी, कैक्टस, वेलिस्नेरिया या फिर कोई नहीं, कौन सा होता है यार मरुद्भिद, कौन सा पौधा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है यार वेलिस्नेरिया, क्योंकि आपको पता होगा यार जो वेलिस्नेरिया है ये मुख्यतः यार जलीय प्लांट है। क्या होता है, वेलिस्नेरिया क्या है, एक जलीय पौधा होता है। ठीक है, ये मरुस्थल में ग्रो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अर्धसूत्रण में प्रोफेज की डिप्लोटिन अवस्था में यार अर्धसूत्री की जो प्रोफेज अवस्था होती है तो उसकी डिप्लोटिन अवस्था में गुणसूत्रों के सेट पर संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है कि जो डिप्लोटिन अवस्था होती है तो उसमें यार गुणसूत्रों के सेट पर कौन सी संरचना होती है। जल्दी से बताइए। क्रोमोमियर होती है, सेंट्रोमियर होती है, क्रोमोनिया होती है, फिर काइजमेंटा होती है। जल्दी से बताइए कि अर्धसूत्रण की प्रोफेज अवस्था में जो डिप्लोटिन अवस्था होती है तो इसमें गुणसूत्रों के सेट पर कौन सी संरचना होती है। तो इसका राइट आंसर यार काइजमेटा। क्या होता है, काइजमेटा। ठीक है, जो डिप्लोटिन अवस्था होती है तो इसमें गुणसूत्रों के सेट पर कौन सी संरचना होती है, काइजमेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कोशिका 10 एटमॉस्फेयर जबकि दूसरी कोशिका 6 एटमॉस्फेयर है, दोनों के मध्य अर्धपारगम में झिल्ली है, तो बताइए अणु किस तरफ गति करेंगे। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि एक कोशिका 10 एटमॉस्फेयर पर है, दूसरी कोशिका 6 एटमॉस्फेयर है, दोनों के मध्य क्या है, अर्धपारगम में झिल्ली है, तो बताइए अणु किस तरफ गति करेंगे। जल्दी से कमेंट करिए किस तरफ गति करेंगे अणु। यार विलायक अणु ए से बी की ओर गति करेंगे, विलायक अणु बी से ए की ओर गति करेंगे, या फिर अणु गति ही नहीं करेंगे, या फिर विलय अणु ए से बी की ओर गति करेंगे। जल्दी से बताइए किस तरफ गति करेंगे यार तो इसका राइट आंसर होता है यार विलायक अणु है ये बी से ए की ओर गति करेंगे। किस टाइप गति करेंगे यार विलायक अणु बी से ए की ओर गति करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यार यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं कि एक होता है विलायक और एक होता है विलय। अब ये होते क्या हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई सा भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सा भी विलयन है, कोई सा भी सॉल्यूशन है, तो इसमें मुख्यतः 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलय। तो यार जिस सॉल्यूशन में अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, मान लीजिए सॉल्यूशन में जो कंटेंट ज़्यादा मात्रा में होता है उसे बोला जाता है विलायक, और जो कंटेंट कम मात्रा में होता है उसे बोला जाता है विलय। ठीक है, कम मात्रा में होता है उसे बोला जाता है विलय, और अधिक मात्रा में होता है उसे बोला जाता है विलायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कोशिका विभाजन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कोशिका विभाजन के बारे में, तो जल्दी से बताइए बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए कौन सा उत्तरदायी कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है, असूत्री होता है या फिर विखंडन होता है? कौन सा होता है? अर्धसूत्री होता है, समसूत्री होता है या असूत्री होता है या फिर विखंडन होता है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है यार खां समसूत्री। ठीक है, अगर बात की जाए रखना बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कोशिका विभाजन, तो ये होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य हाइड्रोजन बंध कितना होता है? आपने पढ़ा होगा डीएनए की संरचना, तो आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक होता है एटी, एक होता है जीसी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया जीसी के बारे में, तो जीसी के मध्य जो हाइड्रोजन बंध होता है ये कितना होता है? अर्थात 2 हाइड्रोजन बंध होता है, 3 होता है, 4 होता है या फिर 1 होता है? अर्थात हाइड्रोजन बंध कितने होते हैं? तो अगर बात की जाए रखा एटी की, तो एटी में होता है सेकेंड बॉन्ड। ठीक है, और अगर बात की जाए जीसी की, तो जीसी में होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? इसका राइट आंसर है ट्रिपल बॉन्ड। अर्थात ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अच्छे रेशे किससे प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन को आप सही से समझ लीजिए, इसमें पूछा है अच्छी क्वालिटी का। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, जूट, पटसन, कपास या फिर कोई नहीं। जूट, पटसन, कपास या फिर कोई नहीं। तो अगर बात की जा रहा है इन तीनों के अकॉर्डिंग, तो जो सबसे अच्छा रेशा होता है ये प्राप्त किया जाता है किससे? कपास से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाएगा सबसे अच्छा रेशा? ये प्राप्त किया जाता है कपास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक लक्षणी संकरण में F2 जनरेशन, याद है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि जो F2 जनरेशन होती है इसमें समलक्षणी और समजीनी क्या प्रारूप प्राप्त होते हैं? ठीक है यार, हाँ यहाँ पर आपसे पूछा रहा है एकल संकरण के बारे में, और एकल संकरण में यार हाँ F2 जनरेशन के बारे में। किसके बारे में? F2 जनरेशन के बारे में पूछा गया है। और सबसे पहले आपको बताना है समलक्षणी, उसके बाद में आपको बताना है समजीनी प्रारूप। तो जल्दी से कमेंट करिए क्या होता है यार हाँ, ए होगा आपका, सेकेंड होगा या फिर थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा? समलक्षणी और समजीनी प्रारूप क्या होते हैं? तो अगर बात की यार हाँ समलक्षणी की, तो जो F2 जनरेशन होती है इसमें समलक्षणी जो प्रारूप होंगे वो प्राप्त होंगे 3:1। किस रेशियो में प्राप्त होंगे यार कहाँ? समलक्षणी जो प्रारूप होते हैं ये प्राप्त होते हैं 3:1 के रेशियो में। और अगर बात की जाए समजीनी की, तो समजीनी जो प्रारूप होता है ये होता है 1:1। क्या होता है? 1:2:1। तो इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रजनन प्रयोगों के लिए मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना क्यों? इसका रीज़न क्या है कि जो मेंडल है उसने मटर के ही प्लांट को चुना? तो ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए, समलक्षणों के लिए शुद्ध है, आर्थिक महत्व का पौधा होता है, बड़े फूलों वाला पौधा है, 1 वर्षीय स्वपरागित पौधा है। जल्दी से कमेंट करिए कि मेंडल ने मटर के ही पौधे को क्यों चुना? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होता है यार 1 वर्षीय स्वपरागित पौधा होता है, क्योंकि यार हाँ मेंडल ने मटर के ही प्लांट को क्यों चुना? 1 वर्षीय एवं स्वपरागित होता है, जिससे कि आसानी से एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कम समय में अधिक एक्सपेरिमेंट आसानी से किए जा सकते हैं, इसलिए यार हाँ मेंडल ने किसको चुना? मटर के पौधे को चुना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कोशिकांग में एकल झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन को सही से समझिए कि इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें एकल झिल्ली नहीं पाई जाती है? तो जल्दी से बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या फिर कोई नहीं? एकल झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या फिर कोई नहीं? तो यार हाँ जो तीनों होते हैं, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है और केंद्रक होता है, इन तीनों में यार हाँ एकल झिल्ली पाई जाती है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। ठीक है, एकल झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती है? तो इन तीनों में यार हाँ एकल झिल्ली पाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर माना जाएगा कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों के सेंट्रोमेर के सिरे पर होना क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए जल्दी से कि गुणसूत्र जब यार हाँ सेंट्रोमेर के सिरे पर है तब उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यार हाँ टेलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर, एसेंट्रिक या फिर टेलोसेंट्रोमिक? जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होता है टेलोसेंट्रिक, अर्थात यार हाँ जब गुणसूत्र सेंट्रोमियर के सिरे पर होते हैं तब उसे टेलोसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेस्पाइरिन किससे प्राप्त किया जाता है? रेस्पाइन किससे प्राप्त किया जाता है? जो कि यार एक मुख्य एल्कलॉइड होता है, तो ये किस फसल से प्राप्त किया जाता है? कॉमीफेरा से प्राप्त किया जाता है, एट्रोपा से प्राप्त किया जाता है, राउवोल्फिया से प्राप्त किया जाता है या फिर पेपेवर से प्राप्त किया जाता है? तो यार हाँ जो रेस्पाइन होता है ये एल्कलॉइड मुख्यतः राउवोल्फिया से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? राउवोल्फिया सर्पेंटाइन। क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम? राउवोल्फिया सर्पेंटाइन इसका बॉटनिकल नेम होता है, और इसी से यार हाँ रेस्पाइन एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्र में सेंट्रोमेयर जब एक सिरे के पास हो और एक भुजा लंबी और एक भुजा बहुत छोटी हो। यार हाँ, यहाँ पर एक विशेषता आपको दे रखी है कि जब गुणसूत्र यार हाँ सेंट्रोमेयर के एक सिरे के पास हो और एक भुजा लंबी और एक भुजा बहुत छोटी हो, तब यार हाँ गुणसूत्र क्या कहलाता है, अर्थात गुणसूत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, जल्दी से बताइए। एसेंट्रिक, मेंटोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक या फिर एक्रोसेंट्रिक, जल्दी से बताइए। जब गुणसूत्र आखिर सेंट्रोमेयर के एक सिर के पास हो, एक भुजा लंबी और एक भुजा बहुत छोटी हो, तब गुणसूत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है एक्रोसेंट्रिक। किस नाम से जाना जाएगा, एक्रोसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैलियोजोइक युग में कौन से जंतुओं का महत्व था, अर्थात यार डायरेक्ट आप इसे याद रखिए कि पैलियोजोइक युग किसका माना जाता है, एविस का, रेप्टेलिया का, मैमेलिया या फिर प्रोटोजोआ का। जल्दी से बताइए। जो पैलियोजोइक युग था तो ये माना जाता है यार रेप्टाइल्स का। किसका माना जाता है यार, जो पैलियोजोइक युग है तो ये होता है रेप्टाइल्स का, अर्थात सरीसृप का। किसका होता है, सरीसृप का होता है। और अगर बात की जाए यार सरीसृप मुख्यतः जिससे कि आप पता होगा कि जैसे कि सांप हुए, मगरमच्छ हुए, तो ये इनको मुख्यतः रखा गया है रेप्टाइल्स की श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाइड्रा में तीव्र गमन किसके कारण होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रा के बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हाइड्रा क्या होता है यार, एकोसिके होता है और यार हाँ ये कभी नहीं मरता है, अर्थात इसे अमर माना गया है। क्यों माना गया है, तो यार हाँ हाइड्रा क्या होता है कि इसमें यार हाँ टुकड़ों में विभाजित होता है, विखंडन की इसमें प्रक्रिया पाई जाती है। क्या होता है हाइड्रा में यार हाँ विखंडन होने की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। इसलिए यार ना कि जो हाइड्रा होता है जितने भी ये पार्ट में डिवाइड होता है उससे एक नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है, अर्थात इसे रीजनरेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है यार, रीजनरेशन बोला जाता है कि हाइड्रा जितने भी पार्ट में डिवाइड होता है उससे एक नया हाइड्रा बन जाता है। इसलिए यार इसे अमर की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रा में तीव्र गमन किसके द्वारा होता है, फिसलने से, तीव्र गमन से, तैरने से या फिर कलाबाजी से। तो इसका राइट आंसर यार हाँ कलाबाजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंचुए में क्रोमोफिल कोशिकाएं किस में पाई जाती है। जल्दी से बताइए कि केंचुए में क्रोमोफिल जो कोशिकाएं होती है ये किस में पाई जाती है, लसिका में पाई जाती है, ग्रसनी में पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है, इन सभी में पाई जाती है। जो क्रोमोफिल कोशिकाएं होती है लसिका में पाई जाती है, ग्रसनी में पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है या फिर इन सभी में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होता है यार जो कोशिकाएं होती है क्रोमोफिल तो ये पाई जाती है ग्रसनी में। ठीक है, क्रोमोफिल कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है, ग्रसनी में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वेसोप्रिन का अन्य नाम क्या होता है, एडीएन होता है, सीएचओ होता है, सीसीटी होता है या फिर एफएसएच होता है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि वेसोप्रिन का अन्य नाम क्या होता है, एडीएन होता है, सीएचओ होता है, सीसीटी होता है या फिर एफएसएच होता है। तो इसका आपको फर्स्ट ऑप्शन अर्थात एडीएन इसका फुल नेम होता है, क्या होता है यार, एड्रेनेलिन। क्या होता है इसका अन्य नाम, एड्रेनेलिन के नाम से वेसोप्रिन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले यार है ना कि अगर आपको ये लग रहा है कि हर एक क्वेश्चन में कम टाइम आपको दिया जा रहा है तो आप कुछ नहीं है, वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर सकते हो, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र की मापन इकाई होती है, अर्थात यार ना जो गुणसूत्र अर्थात जो जीन होते हैं यार ना कि गुणसूत्र में जो जीन होते हैं इनकी मेजर यूनिट किसे माना गया है, अर्थात इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, एंगस्ट्रॉन के द्वारा किया जाता है, सीडीएन के द्वारा किया जाता है, जेडीएनए के द्वारा किया जाता है या फिर इनमें से कोई सी यूनिट नहीं है। तो यार हाँ जो गुणसूत्र की जीन होते हैं अर्थात गुणसूत्र की मापन इकाई किसे माना गया है, एंगस्ट्रॉन को माना गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पूर्ण रूप से वृक्क नलिकाओं द्वारा शोषित किया जाता है। तो जल्दी से बताइए वृक्क नलिकाएं किसका अवशोषण कर लेती है, सोडियम का, पोटेशियम का, जल का या फिर ग्लूकोज का। सोडियम का, पोटेशियम का, जल का या फिर ग्लूकोज का वृक्क कोशिकाएं किसका अवशोषण करती है। तो इसका राइट आंसर होता है सोडियम। अर्थात यार कहाँ कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका पूर्ण रूप से वृक्क नलिकाएं शोषित कर लेती है, वो होता है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम किस में पाए जाते हैं, साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया की सतह पर, अंतःपर्द्विजालिका में या फिर इनमें से कोई नहीं। अर्थात जल्दी से बताइए कि जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में जो एंजाइम अपना योगदान दे पाते हैं तो ये एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये याद रखना ये उपस्थित होते हैं साइटोसोल में। कहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसका राइट आंसर है साइटोसोल। अर्थात याद रखना ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये साइटोसिल में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ याद रखना साइटोसिल, तो साइटोसोल होता क्या है। तो आपको ये तो पता होगा कि जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, कोशिका द्रव होता है,
तो इसका एक जलीय पदार्थ याद रखना, एक जलीय घटक ही किसे माना गया है, साइटोसोल को बोला जाता है, जहाँ पर याद रखना कोई भी ठोस पदार्थ उपस्थित नहीं होता है। अर्थात जीव द्रव्य का वह पार्ट, वह भाग जहाँ पर कोई सा भी ठोस पदार्थ नहीं पाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है यार कहाँ, साइटोसोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लास्टोसिल द्वारा उत्पन्न देहगुला को किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से बताइए, ब्लास्टोसिल द्वारा उत्पन्न देहगुला को किस नाम से जाना जाता है, एंट्रीलोम, साइजिसोल, कूट देहगुआ या फिर हीमोसिल। जल्दी से कमेंट करिए कि जो ब्लास्टोसिल द्वारा उत्पन्न होती है देहगुआ, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है एंट्रीलोम। अर्थात यार रखना, ब्लास्टोसिल के द्वारा जो देहगुआ उत्पन्न होती है उसे यार रखना एंट्रीलोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेरीप्लेंटा अमेरिकाना में श्वसन रंध्रों की जोड़ी की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर आपको पूछा है जोड़ों में, तो जल्दी से बताइए कि यार हम पेरीप्लेंटा अमेरिकाना में जो श्वसन रंध्र होते हैं तो ये कितने जोड़ी होते हैं, 8 होते हैं, 9 जोड़ी होते हैं, 10 जोड़ी होते हैं या फिर 11 जोड़ी होते हैं। जल्दी से बताइए, 8 जोड़ी, 9 जोड़ी, 10 जोड़ी या फिर 11 जोड़ी, कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है यार कहाँ, पेरीप्लेंटा अमेरिकाना में जो श्वसन रंध्र होते हैं इनके जोड़े होते हैं 10। कितने जोड़े में पाए जाते हैं यार कहाँ, 10 जोड़े में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उद्भव के अनुसार स्तनियों के रोग किस प्रकार के होते हैं। याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछा गया स्तनियों के रोग, तो आपने विशेषतः देखी होगी याद रखना स्तनियों के रोग की। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, अधिचर्मीय, मध्यजनन स्तर, अंतःजनन स्तरीय या फिर चर्मीय। ठीक है, जल्दी से बताइए कि स्तनियों के रोग किस प्रकार के होते हैं। मुख्यतः अधिचर्मीय होते हैं, मध्य जनन स्तरीय होते हैं, अंतःजनन स्तरीय होते हैं या फिर चर्मीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है यार कहाँ, अधिचर्मीय। कौन से होते हैं यार कहाँ, उद्भव के आधार पर अगर बात की जाए रोगों की, तो जो स्तनधारियों में होते हैं रोग, तो ये मुख्यतः यार कहाँ अधिचर्मीय होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, अधिचर्मीय रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंडाणु द्वारा उत्पन्न क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए, XXY, XX, XY। तो XXX अर्थात आपको ये तो पता चलेगा कोई XX और XY तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यार कहाँ ये होते हैं लड़की के और ये होते हैं लड़के के। अब यहाँ पर बात की जा रही है XXXY की और XXX की। तो अगर बात की जा रही है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है XXX। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रुफिन के अंग संवेदी होते हैं। तो रुफिन किसके प्रति संवेदी होते हैं यार कहाँ, शीत के होते हैं, ताप के होते हैं, स्पर्श के होते हैं या फिर दाब के होते हैं। जल्दी से बताइए, शीत के होते हैं, ताप के होते हैं, स्पर्श के होते हैं या फिर दाब के होते हैं। तो यार कहाँ रुफिन के जो अंग होते हैं ये होते हैं ताप संवेदी। क्या होते हैं, ताप के प्रति संवेदी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मटर क्या होता है। जैसा कि हमने अभी सोल्व किया था, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि हमने बताया था यार हम मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था, उसका रीज़न क्या था। तो पहले तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, कमेंट करिए तुरंत कि मटर क्या होता है, स्वपरागित होता है, परपरागित होता है, दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। जैसे कि हमने अभी बताया था कि मटर क्या होता है यार हाँ, एक स्वपरागित पौधा होता है, इसलिए यार हाँ इसका सिलेक्शन किया गया था मेंडल ने अपने प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि यार हाँ मटर क्या होता है, एक स्वपरागित होता है और एक वर्षीय होता है, इसलिए इसमें आसानी से प्रैक्टिकल किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन को दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि मेंढक में फोरामन ऑफ मोनेरा कहाँ पर पाया जाता है। यार रखना, यहाँ पर आपको वर्ड ही दिया गया है फोरामन ऑफ मोनेरा, तो ये कहाँ पर पाया जाता है। जल्दी से बताइए, हृदय में पाया जाता है, नेत्र में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है या फिर कर्ण में पाया जाता है। याद रखना कि मेंढक में फोरामन ऑफ मोनेरा कहाँ पर पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है, नेत्र में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है या फिर कर्ण में पाया जाता है। तो याद रखना, जब भी अब अगर आपको फोरामन देखने को मिले, ठीक है, एक वर्ड आप याद रखना हमेशा कि फोरामन जब भी आपको देखने को मिले तो ये कहाँ पर पाया जाता है, नेत्र में पाया जाता है। क्योंकि यार रखना, अगर बात की जाए फोरामन की, तो इसी के नाम से आपने देखा होगा, अगर नोटिस किया होगा कभी भी, तो यार रखना फोरामन के नाम से एक आई ड्रॉप आती है। क्या आती है, एक आई ड्रॉप आती है। ठीक है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो फोरामन का एक प्रयोग किया जाता है आई ड्रॉप के रूप में। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर आपको फोरामन की जगह फेरामीन होता है, ठीक है, एक फेरामीन ट्रैप होती है जो कि हमारे एग्रीकल्चर में चलती है कि फेरामीन ट्रैप, तो फेरामीन ट्रैप होती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है जो नरमौत होते हैं। ठीक है, जो बेसिक इसका प्रयोग ऐसा है, जो नरमौत होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए इन फेरामीन ट्रैप्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर है फोरामन और हमने बात की थी फेरामीन ट्रैप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आधुनिक भौतिकी के पिता किसे माना जाता है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि अरस्तु, वान मेयर, हार्वे या फ्रिस्वान। आधुनिक भौतिकी के पिता किसे माना जाता है,
अरस्तु को बोला जाता है, वॉन मेयर को बोला जाता है, हार्वे को बोला जाता है या फिर स्वान को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर यार रखना, आधुनिक भूगोल के पिता किसे माना जाता है, वॉन मेयर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, वॉन मेयर को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है, अर्थात ये किस में होती है, वषण में होती है, अंडाशय में होती है, शुक्रवाहिनी में होती है, फिर शुक्राशय में होती है। जल्दी से बताइए, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है, वषण में होती है, अंडाशय में होती है, शुक्रवाहिनी में होती है या फिर शुक्राशय में होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यार हाँ आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती क्या है, अर्थात यार हाँ शुक्राणुओं का बनना ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अब तो बता दोगे कि ये कहाँ पर होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया कहाँ पर होती है, अर्थात यार हाँ शुक्राणुओं का बनना कहाँ पर होता है, वषण में होता है। इसका राइट आंसर क्या है, वषण, अर्थात यार हाँ शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं, वषण में बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को करना है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसके साथ साथ यार रखें, सुबह आपके 11 AM पर एग्रीकल्चर टेस्ट 3 चल रही है, तो उसे भी आपको देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, 11 बजे आपको प्रेजेंट हो जाना है एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज क्लियर करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं को नेक्स्ट टाइम पर टॉपिक से। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।